गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम विमल शुक्ला है और ठीक है, मैं आईआईटी धनबाद से हूँ। और लास्ट क्लास में हम लोग पीरियोडिक टेबल हमने स्टार्ट कर दिया था। पीरियोडिक टेबल में हमने मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल देख लिया था, लेबर्जर क्लासिफिकेशन देख लिया था, इसके अलावा लोथर मेयर प्लॉट हमने देख लिया था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को याद करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद इसको एक बार मैं फिर से समराइज कर रहा हूँ। हमने पढ़ा क्या था अभी तक? पीरियोडिक टेबल में बना रहे हैं हम लोग, ठीक ना। तो इसमें एस ब्लॉक में टोटल 2 ग्रुप्स है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। एस ब्लॉक के बाद अपना यहाँ पे डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक में जो फोर्थ पीरियड है, ठीक ना। फोर्थ पीरियड कैसे है? यहाँ पे अपने पास ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ। तो फोर्थ पीरियड से आपकी 3D सीरीज शुरू हो जाएगी और 3D सीरीज में जो पहला एलिमेंट है अपने पास वो है स्कैंडियम। स्कैंडियम के बाद नेक्स्ट एलिमेंट है अपने पास टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। इसके बाद इसका भी एक ट्रिक बताया था यहाँ पे, जो 4D सीरीज है इसका ट्रिक बताया था, आपको याद होगा। यारी, जरा, निभा, मौत तक, रुकावट, राह पड़े, आग में कूद जा। और इसके बाद अपने पास जो 5D सीरीज है इसका ट्रिक हमने देखा था। ला हफ्ता, वरना ओसामा से ईरान में पिटवाऊंगा और हंगामा होगा। तो इसको फिर से एक बार समराइज कर रहे हैं। अपने पास एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के बाद नेक्स्ट जो ब्लॉक है वो पी ब्लॉक है। एक बार ट्रिक मैं फिर से बता दे रहा हूँ। इसमें हमने देखा था, है लीना का रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इसके बाद साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जानता। इसके बाद यारी, जरा, निभा, मौत तक, रुकावट, राह पड़े, आग में कूद जा। अच्छा, इसका जो ट्रिक है अपने पास, ला हफ्ता, वरना ओसामा से ईरान में पिटवाऊंगा और हंगामा होगा। तो ये कुछ ट्रिक्स है, ठीक है, जिसे पीरियोडिक टेबल में याद रखना है। ट्रिक्स कॉपी में आपको लिखवा रखा था लास्ट क्लास में। इसके बाद नेक्स्ट जो ब्लॉक है वो पी ब्लॉक है। तो पी ब्लॉक को भी बनाएंगे, तो इधर से मैं मिटा रहा हूँ, ठीक ना। पी ब्लॉक जो है अपना, इसको मिटा रहे हैं। पी ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप्स है। 6 ग्रुप्स कौन कौन से हैं? तो आपके पास बोरॉन फैमिली, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। नियॉन के ऊपर जो एलिमेंट है वो है हीलियम। बोरॉन फैमिली में जो एलिमेंट्स है वो कौन कौन से हैं? तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। कार्बन फैमिली में कार्बन के नीचे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। इसका भी ट्रिक आपको बता रखा है, ठीक ना। बाल गंगाधर, इंडियन तिलक, या फिर इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। इसका जो ट्रिक था अपने पास वो था, कहे शिव जी सुनो प्रभु। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास। ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आत्मा। हीरो ने आकर 0 रन बनाए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, हीरो ने आकर 0 रन बनाए। तो ये अपना जो है पी ब्लॉक को याद रखने का तरीका है। अब इसके बाद इसके जो फीचर्स है ये बना रखा है हमने ऑलरेडी, ठीक ना। लास्ट क्लास से शुरू कर रहे हैं जो हमने पढ़ रखा है। तो अब इसमें हम लोग देखने वाले हैं इसके फीचर्स, ठीक ना। फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।
तो फीचर्स की अगर बात करें नेक्स्ट है इसमें फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है, ये तो हमें पता ही है कि पीरियोडिक टेबल में टोटल जो ग्रुप्स है, टोटल ग्रुप्स की संख्या है 18 और टोटल पीरियड्स की संख्या है 7। इसमें 4 ब्लॉक्स है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो इसमें इसको शॉर्ट में लिखेंगे कि जो पीरियोडिक टेबल है इसमें जो पीरियड्स है, तो पीरियड्स आपके पास हैं 7। अच्छा, इसके बाद इसमें जो ग्रुप्स है, तो ग्रुप्स इसमें टोटल 18। ब्लॉक्स, तो इसमें जो ब्लॉक्स की संख्या है, तो ब्लॉक्स आपके पास टोटल इसमें 4 है, 4 ब्लॉक्स। 4 ब्लॉक्स कौन कौन से हैं, तो हमें पता है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। टोटल इसमें 4 ब्लॉक्स। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है, अब थोड़ा सा इसमें ध्यान दें। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो पीरियड नंबर है वो हमें वैलेंस शेल के बारे में बताएगा। अगर किसी एलिमेंट का जो पीरियड है वो 4th है, इसका मतलब उसका वैलेंस शेल 4 होगा। अगर किसी का पीरियड नंबर 3 है तो उसका वैलेंस शेल 3। तो जो पीरियड नंबर है वो आपको इंडिकेट करेगा वैलेंस शेल। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कि पीरियड नंबर विल इंडिकेट द वैलेंस शेल ऑफ द एलिमेंट। जो पीरियड नंबर है वो एलिमेंट का वैलेंस शेल आपको इंडिकेट करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं बोलूँ, क्वेश्चन है, जैसे सिंपल सा क्वेश्चन देखें कि व्हाट इज द वैलेंस शेल ऑफ सोडियम। तो आपको पता है कि सोडियम 3rd पीरियड का एलिमेंट है, तो इसका वैलेंस शेल 3rd हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी हमें दिख रहा है कि अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो जिस सबशेल में गया है वो 3rd पीरियड का है, इसीलिए 3rd शेल में गया है, इसीलिए इसका जो पीरियड है वो अपना हो जाएगा 3rd। इसके बाद नेक्स्ट इसमें हम लोग बात करेंगे फीचर्स में कुछ नॉमेनक्लेचर है। तो पहले नॉमेनक्लेचर देख ले, इसको मिटा रहे हैं। तो नॉमेनक्लेचर, तो नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसमें कुछ एलिमेंट्स के नाम दिए गए हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एलिमेंट्स और उनका नाम। तो ये आपके हो गए एलिमेंट्स, इसको आप लोग शॉर्ट में लिखते भी चलना, और एलिमेंट्स के नेम। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स एक्सेप्ट नोबल गैसेस, नोबल गैसेस को छोड़कर जो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। एक साल क्वेश्चन आया है कि व्हाट आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स किसको बोलेंगे, तो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट नोबल गैसेस, इसको हम लोग बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट किसको छोड़कर, तो एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी को छोड़कर जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है इनको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसके बाद जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो जैसे आपसे कोई पूछ ले कि जिंक कौन सा एलिमेंट है, रिप्रेजेंटेटिव, ट्रांजिशन या इनर ट्रांजिशन, तो इनमें से कोई भी नहीं। जिंक, कैडमियम, मर्करी जो है आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं।
जबकि सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जैसे कॉपर, आयरन, निकल, ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। जिंक, कैडमियम, मर्करी को पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है नेमिंग में ही जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, इनको हम लोग एल्कली मेटल्स बोलते हैं। ये भी आपको पता है, ये पूरा चैप्टर है अपना। तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स, जो ग्रुप वन के जो एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट H, हाइड्रोजन, तो इसको हम लोग एल्कली मेटल्स, इनको नाम दिया गया है एल्कली मेटल्स। ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमें पता होना चाहिए। इसके बाद जो आपके ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं, तो ग्रुप 2 एलिमेंट्स एक्सेप्ट बेरिलियम को छोड़कर इनको हम लोग बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 2 एलिमेंट्स के बाद आपके पास जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स है ना, ग्रुप 15 एलिमेंट्स में ये आपका बेसिकली नाइट्रोजन फैमिली है। तो जो नाइट्रोजन फैमिली, इनको निकोजेंस नाम दिया गया। निकोजेंस का मतलब है, निकोजेंस मीनिंग सफोकेशन या सफोकेटिंग। इनके जो हाइड्राइड्स होते हैं जैसे अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सिन, इन सब का जो नेचर है वो सफोकेटिंग नेचर है। तो सफोकेशन से टर्म आया है निकोजेंस। इसके बाद नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट जो एलिमेंट्स है ये आपके ग्रुप 16 एलिमेंट्स। तो ग्रुप 16 एलिमेंट्स ये आपकी जो ऑक्सीजन फैमिली हो गई। तो ऑक्सीजन फैमिली को यहाँ पे नाम दिया गया है कैल्कोजेंस। कैल्कोजेंस का मतलब है मीनिंग ओर फॉर्मिंग। तो कैल्कोजेंस का मतलब है ओर फॉर्मिंग। जितने भी मैक्सिमम अपने ओर्स है, तो ओर्स मेनली ऑक्साइड या सल्फाइड के फॉर्म में मिलते हैं, इसीलिए ये नाम आया है कैल्कोजेंस। कैल्कोजेंस के बाद यहाँ लिख रहे हैं इसको, नाम ध्यान रखना है, इस पर क्वेश्चन बनता है। ग्रुप 17 एलिमेंट्स, तो यहाँ पे जो अपने पास ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है, तो ग्रुप 17 एलिमेंट्स यानी कि जो फ्लोरीन फैमिली है, तो फ्लोरीन फैमिली इसको हैलोजेंस बोलते हैं, ठीक ना। हैलोजेंस का मतलब है मीनिंग, सॉल्ट फॉर्मिंग। तो हैलोजेंस का जो मीनिंग है सॉल्ट फॉर्मिंग। तो यहाँ तक अपने को पता भी है। जैसे आपसे भी पूछ ले रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, तो बता सकते हैं कैल्कोजेंस मतलब कि ऑक्सीजन फैमिली, निकोजेंस एंड हैलोजेंस। इसके बाद थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे ब्लॉक्स की। तो हमें पता है यहाँ पे 4 ब्लॉक्स है जो पीरियोडिक टेबल एग्जिस्ट कर रहा है। इसमें 4 ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इन चारों ब्लॉक्स की बात करेंगे एक एक करके। तो देयर आर 4 ब्लॉक्स। देयर आर 4 ब्लॉक्स। सबसे पहला जो ब्लॉक है इसका नाम है एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक किसको बोलेंगे या किन एलिमेंट्स को बोलेंगे कि वो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है? ऐसे एलिमेंट्स जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में या एस सबशेल में एंटर करे, ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो व्हाट आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स? दोज एलिमेंट्स in which the last electron enters into s orbital। इसी तरह से जो p ब्लॉक है, ठीक ना, तो p ब्लॉक या p ब्लॉक एलिमेंट किसको बोलेंगे? ऐसे एलिमेंट्स जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में एंटर करे उसको p ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे।
सिमिलरली अगर d ऑर्बिटल में एंटर करे तो d ब्लॉक और f ऑर्बिटल में एंटर करे तो f ब्लॉक। तो p ब्लॉक एलिमेंट किसको बोलेंगे? तो दोज एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू p ऑर्बिटल। सिमिलरली d ब्लॉक में d ऑर्बिटल एंड f ब्लॉक में f ऑर्बिटल। ठीक, जैसे क्वेश्चन है, अब एक क्वेश्चन से इसको समझेंगे। जैसे क्वेश्चन है अपने पास, इसको मिटा रहे हैं। पहले तो एक सिंपल सा क्वेश्चन ले। पहला क्वेश्चन काफी सिंपल है। क्वेश्चन ये है सिंपल सा कि व्हाट इज द ब्लॉक ऑफ, जैसे कैल्शियम, या जैसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन ले जिंक। तो आपको पता है जो जिंक है Zn, तो जिंक का एटॉमिक नंबर है 30। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पता है आपको, आर्गन 4s2 3d10। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन क्योंकि d ऑर्बिटल में एंटर किया है, इसीलिए आप बता सकते हो इसका जो ब्लॉक है ये d ब्लॉक हो जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं अब। मान लो एक ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं। ऐसे केस में जिंक का जो ब्लॉक है वो क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे है, क्वेश्चन थोड़ा समझेंगे। इफ एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ, इस तरह के क्वेश्चन आजकल काफी आते हैं कि इफ एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स, देन व्हाट इज द ब्लॉक ऑफ जिंक। तो क्वेश्चन ये है कि अगर एक ऑर्बिटल जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करेगा, तो ऐसे केस में जिंक का ब्लॉक क्या होगा? तो देखो, जो जिंक है आपका, ठीक ना, Zn, तो जिंक का एटॉमिक नंबर है 30। अब इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो 1s ऑर्बिटल में जाएगा। 1s जो ऑर्बिटल है, ठीक ना, पहले तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाते थे, पर अब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो 1s5 हो गया ये। ठीक, 1s5 के बाद नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो 2s में जाएगा। तो यहाँ भी पहले तो 2s2 था, अभी ये हो जाएगा 2s5। 2s के बाद 2p। अब इसमें 3 ऑर्बिटल है, एक में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 3 में 5 3 जा 15, तो 2p15। इसके बाद 3s5। तो यहाँ से अगर हम देखें, ठीक ना, 20 10 30, तो 30 हो गया ये। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो s ऑर्बिटल में गया है, इसीलिए जो जिंक है इसका जो ब्लॉक है वो अपने पास हो जाएगा s ब्लॉक। तो यहाँ से अपने पास ये s ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा, s ब्लॉक एलिमेंट। तो इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर एक ऑर्बिटल जो है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो ऐसे केस में जो 1s है, तो 1s में एक ऑर्बिटल है, तो ये 1s5 हो जाएगा क्योंकि एक ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट अपने पास 2s5, फिर 2p। अब p सबशेल में 3 ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 3 में 15 इलेक्ट्रॉन, तो 2p15। इसके बाद नेक्स्ट अपने पास 3s5, तो ये हो गए टोटल 30 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्योंकि 3s में गया है, इसलिए ये जो एलिमेंट है आपका ये s ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। एक क्वेश्चन और देख रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इसमें टफनेस और बढ़ा रहे हैं, तो इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज देयर आर 9 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। इससे पीरियोडिक टेबल का कंस्ट्रक्शन हमको समझ में आ जाएगा कि पीरियोडिक टेबल को बनाया कैसे गया है। तो सपोज देयर आर 9 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में मान लो 9 पीरियड्स, देन फर्स्ट पॉइंट ये है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, हाउ मैनी एलिमेंट्स। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ मैं, अगेन इसको भी इसी में ऐड कर रहे हैं कि एंड एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट
तो ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट a maximum of 5 electrons, then तो अगर पीरियोडिक टेबल में 9 पीरियड होते और एक ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो ऐसे केस में देन हाउ मैनी एलिमेंट्स विल फोर्थ एंड नाइन्थ पीरियड विल कंटेन। और सेकेंड पार्ट है हाउ मैनी ब्लॉक्स, तो हाउ मैनी ब्लॉक्स विल पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ। तो दोनों क्वेश्चन को एक एक करके देखेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो पीरियोडिक टेबल में 9 पीरियड होते और एक ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन एंटर करते, तो ऐसे केस में पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी एलिमेंट्स विल फोर्थ एंड नाइन्थ पीरियड विल कंटेन, और दूसरा क्वेश्चन है कि पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक्स होते हैं अपने पास। तो इसमें बिल्कुल बेसिक कंस्ट्रक्शन से समझना पड़ेगा। तो आपने ऑफबाउ प्रिंसिपल पढ़ा है। ऑफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एंटर करता है उस ऑर्बिटल में जिसकी एनर्जी सबसे कम है। तो इसमें इसको पूरा हमें बनाना होगा। इसके लिए आपने एक सीक्वेंस पढ़ा था 1s, जैसे यहाँ हम लोग लिखते हैं 1s के नीचे अपने पास 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s और 9s। 2s के बाद यहाँ पे 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, 8p, 9p, ये आपने ऑफबाउ प्रिंसिपल पढ़ रखा है। इसके बाद जो d है वो 3d से शुरू होगा, तो 3d, 4d, 5d, 6d, 7d, 8d और 9d। d के बाद अपने पास f सीरीज आएगी, तो आपके पास है 4f, 5f, 6f, 7f, 8f और 9f। f के बाद g सब चला जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास 5g, 6g, 7g, 8g और 9g। g के बाद h सब चला जाएगा, तो h जो है अपने पास 6h, 7h, 8h और 9h। फिर इसको डायगनली इस तरह से हम लोग कट करेंगे। अब यहाँ से हमें एनर्जी का एक सीक्वेंस मिलेगा। तो क्वेश्चन इधर का मैं मिटा रहा हूँ। तो इसमें जो एनर्जी का सीक्वेंस आपको मिला, तो एनर्जी का जो सीक्वेंस है, तो सबसे लोअर एनर्जी पे 1s, इस तरह से हमें एनर्जी का सीक्वेंस मिलता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? एनी पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम ns1। ns जैसे फोर्थ पीरियड है, तो फोर्थ पीरियड आपका शुरू होता है 4s से, खत्म होता है 4p पे। फिफ्थ पीरियड शुरू होता है 5s से, खत्म होता है 5p पे। तो कोई भी पीरियड है वो शुरू होगा ns से और ख़त्म होगा np पे। तो एनी पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम ns एंड एंड्स ऑन np। अब जैसे यहाँ पे आपसे बोला गया फोर्थ पीरियड, तो फोर्थ पीरियड जो है वो शुरू होगा 4s से, तो ये 4s से शुरू होगा और 4p पे ख़त्म होगा। तो 4s के बाद डायरेक्ट हम 4p में इलेक्ट्रॉन भरेंगे क्या? नहीं। 4s के बाद फिर पहले हम किसको भरेंगे? 3d को, और 3d के बाद हम लोग भरेंगे 4p को। तो इसमें अगर देखा जाए तो 4s से हायर एनर्जी पे, 4s से हाई एनर्जी पे है 3d, और 3d से हाई एनर्जी पे है 4p। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसमें आपसे कोई पूछ ले कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 4s में एक ऑर्बिटल है, 3d में 5 ऑर्बिटल्स हैं और 4p में टोटल 3 ऑर्बिटल्स हैं। एक ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें हो जाएंगे 5, इसमें 5 इंटू 5 यानी 25, और इसमें 5 इंटू 3 तो 5 3 जा ये अपने पास हो जाएगा 15। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फोर्थ पीरियड में टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, तो जितने इलेक्ट्रॉन एंटर किए 4s1 से लेकर 4p15 तक, जितने इलेक्ट्रॉन्स आपने एंटर किए उतने ही एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। तो 5 तो 5 प्लस 25 प्लस 15 तो ये अपने पास आ जाएगा 25 30 प्लस 45। तो टोटल एलिमेंट्स फोर्थ पीरियड में हो जाएंगे 45। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि इसमें हमने देखा, देखो जैसे मान लो नॉर्मल केस लेते हैं आप, तो नॉर्मल केस में जो फोर्थ पीरियड है तो फोर्थ पीरियड स्टार्ट कहाँ से होता है, 4s, खत्म कहाँ पे होता है 4p। तो पहले आप किसको भरते 4s1 4s2 2 इलेक्ट्रॉन भरते, इसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन किसमें भरते आप 3d में, 3d1 से लेकर 3d10 तक, उसके बाद फिर 4p1 से लेकर 4p6, तो 2 10 और 2 12 12 6 18 एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पे अपने पास देखा जाए तो 4s 3d 4p, अब 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो सबसे पहले 5 इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा, इसके बाद 25 इलेक्ट्रॉन्स 3d में जाएंगे और 15 इलेक्ट्रॉन्स 4p में जाएंगे। तो p ब्लॉक में 15 एलिमेंट हो जाएंगे, d में 25 और s ब्लॉक में जो है वो 5 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो 5 प्लस 25 प्लस 15 टोटल कितना हो जाएगा आपके पास 45। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अपने पास 9th पीरियड है, 9th पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो 9th पीरियड स्टार्ट होगा 9s से, 9s से शुरू होगा ये और ख़त्म होगा ये 9p पे। तो इसमें अगर देखा जाए जो अपने पास 9th पीरियड है, तो 9th पीरियड की बात करें तो 9s से हायर एनर्जी पे कौन है, तो 9s से हायर एनर्जी पे 6g के बाद अपने पास 7f के बाद 8d और 9p। तो इसमें जो है 9s के बाद 6g के बाद 7, तो इसमें ठीक ना हम लोग देख रहे थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स फोर्थ पीरियड में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द 9th पीरियड, तो यहाँ हम लोग बात कर रहे थे, इसको फिर से देख रहे बार, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द 9th पीरियड। 9th पीरियड में एलिमेंट्स कितने होंगे, तो कॉन्सेप्ट इतना सही है जो यहाँ ऊपर लिखा है, एनी पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम ns एंड एंड्स ऑन np। तो 9th जो पीरियड है वो 9s से शुरू होगा और ये 9p पे आके ख़त्म होगा। 9s के बाद, क्योंकि ऑफबो के अकॉर्डिंग हम भरेंगे इसमें, तो 9s के बाद हमको फिल करना होगा 6g के बाद 7f 8d 9p, क्योंकि ये 9s के बाद डायरेक्ट आप 9p नहीं भर सकते। 9s के बाद हमें भरना होगा 6g 7f 8d और 9p। तो इसमें फिर से स्टार्ट कर रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द 9th पीरियड। तो 9th पीरियड में एलिमेंट्स कितने होंगे, तो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि एलिमेंट्स कैसे बताते हैं हम, कोई भी पीरियड स्टार्ट होता है ns से और ख़त्म होता है np पे। तो जैसे अगर 9th पीरियड है तो वो स्टार्ट होगा 9s से और ख़त्म होगा 9p पे। तो 9s को भरने के बाद आपको भरना होगा 6g के बाद 7f 8d और उसके बाद आपको फिल करना होगा 9p। अब इसमें अगर देखा जाए तो 9s जो सबशेल है, इस सबशेल में ऑर्बिटल्स जो है वो 1 है। 6g में ऑर्बिटल्स 9 है, इसमें 7, इसमें 5, इसमें 3। आपको पता है
कि भाई एस में एक ऑर्बिटल होता है, पी में 3, डी में 5, एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं, इसी तरह से जी में 9 ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर देखें तो एक ऑर्बिटल में, क्वेश्चन जो था अपना, तो एक ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इसमें 9 5 जा 45, इसमें 7 5 जा 35, 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15। 9p सबशेल में टोटल 15 इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे, ठीक। तो जो टोटल एलिमेंट्स हो जाएंगे, टोटल एलिमेंट्स, तो टोटल एलिमेंट्स यहाँ पे अपने पास हो जाएंगे 5 प्लस 45 प्लस 35 प्लस 25 प्लस 15। इसको आप सम कर लो, इतने एलिमेंट्स आपको 9th पीरियड में मिलेंगे। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कई बार क्वेश्चन आता है कि इसमें आपको ये बताना है कि टोटल एलिमेंट बताओ इस पर्टिकुलर पीरियड में। तो पीरियड में एलिमेंट आप कैसे बताओगे? कोई भी पीरियड स्टार्ट होगा NS से और ख़त्म होगा NP पे। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि 5th पीरियड में कितने एलिमेंट है, तो 5s से शुरू करना है और 5p पे ख़त्म करना है, 5s 40 देन 5p। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये था इसमें कि टोटल ब्लॉक्स कितने बनेंगे, ब्लॉक्स की संख्या आपको बतानी है। तो हमें पता है कि पीरियोडिक जो टेबल बन रहा है इसमें, तो पीरियोडिक टेबल में टोटल पीरियड कितने अपने पास 9। तो अगर 9 पीरियड है तो जो पीरियोडिक टेबल है वो 9p पे आके यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अब पीरियोडिक टेबल क्योंकि 9p पे ख़त्म हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि S में गया तो S ब्लॉक तो होगा ही होगा, इलेक्ट्रॉन P में गया तो P ब्लॉक भी होगा, ठीक है ना, D में गया D ब्लॉक भी होगा, F ब्लॉक भी होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन F में भी जा रहा है। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन है वो हमें दिख रहा है कि G सबशेल में भी एंटर कर रहा है। इस कारण से पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स हो जाएंगे 5 ब्लॉक। कौन कौन से? तो इसमें ब्लॉक होंगे अपने पास S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक और G ब्लॉक। टोटल 5 ब्लॉक्स आपको बनाने पड़ेंगे। S ब्लॉक हम लोग क्यों बनाएंगे? क्योंकि S ब्लॉक इसलिए बनाएंगे क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो S ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है। S ब्लॉक के अलावा P ब्लॉक भी होगा, D ब्लॉक भी होगा, F ब्लॉक भी होगा, G ब्लॉक भी होगा। H ब्लॉक क्यों नहीं होगा? क्योंकि पीरियोडिक टेबल खत्म कहाँ पे हो गया? 9p पे। 9p से पहले इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे यहाँ तक आने के लिए। तो आपने P भरा, D भरा, F भरा, G भी भर दिया, तो G ब्लॉक हो जाएगा। H हमको भरने की जरूरत नहीं है, तो इस कारण से H ब्लॉक इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है, अब इसको मिटा रहे हैं यहाँ पे, IUPAC नॉमेनक्लेचर। हालांकि इतने टफ क्वेश्चन आजकल नीट में नहीं आते, लेकिन अगर कोई पूछ ले तो इस तरह से हम बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है इसमें IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ सुपर हैवी एलिमेंट्स। तो सुपर हैवी एलिमेंट्स का IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो इसमें देखो, इसमें आपके पास जो सुपर हैवी एलिमेंट्स है इनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होगा। तो इसके लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं। सबसे पहला रूल ये है कि इसमें आपको रूट वर्ड यूज़ करना है। तो रूट वर्ड्स आर यूज्ड। रूट वर्ड्स क्या है? तो देखो, डिजिट अपने पास है टोटल 9 डिजिट है। कौन कौन से डिजिट है अपने पास? तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 0 के लिए हम लोग नील टर्म यूज़ करेंगे, रूट वर्ड। 1 के लिए यूज़ करना है अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए एन। ये हम यूज़ करेंगे। और लास्ट में ईएम सफिक्स यहाँ पे ऐड करना है। तो इन द लास्ट ऑफ द नेम, इन द लास्ट ऑफ द नेम, तो लास्ट ऑफ द नेम ईएम सफिक्स इज यूज्ड। ईएम सफिक्स यहाँ पे हमें यूज़ करना है। अब एक एग्जांपल से इसको समझेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर है 121। इस एलिमेंट का आपको नाम देना है, इसका IUPAC नाम क्या होगा?
तो नाम देने के लिए जो वन है, तो वन का जो रूट वर्ड डिफाइंड है वो है अन। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अन, टू के लिए यूज़ करना है बाई, और उसके बाद वन के लिए यूज़ करना है अन, और लास्ट में हम लोग क्या यूज़ कर देंगे ईएम, तो ये हो जाएगा ईएम। इसी तरह से जैसे अगर एक और क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन, तो जैसे मान लो 2 2 2, एटॉमिक नंबर 222 है, तो इसका नाम क्या होगा, तो इसके लिए बाई 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 ईएम। इस तरह से यहाँ पे आई ने लगाएंगे, तो बाई बाई ईएम, बाई 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 ईएम, तो ये इसका नाम हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद इसका जो सिंबल है, तो सिंबल लिखने का भी जो तरीका है, सिंबल कैसे लिखेंगे, जैसे इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 121 है, इसका सिंबल हमें लिखना है, तो सिंबल लिखने के लिए वन, तो वन के लिए यू, बाई तो बी यू, ये इसका जो है सिंबल हो जाएगा। इसी तरह से 222, तो इसका जो बी बी बी, बाई के लिए बी, फिर बी, फिर बी, इस तरह से इसका सिंबल हो जाएगा। जैसे अगर कोई पूछ ले, क्वेश्चन है कि एक एलिमेंट है, उसका जो सिंबल है, एलिमेंट का सिंबल है पी यू क्यू, तो इसका एटॉमिक नंबर आपको बताना है। तो पी जो है, पी मतलब पेंट, तो ये हो गया 5, यू तो 5 1, क्यू मतलब 4 क्वाड, तो क्यू क्वाड, क्वाड के लिए 4 हमें यूज़ करना है, तो 514 एटॉमिक नंबर इसका हो जाएगा 514। तो सिंपल सा है, अगर इस तरह से कुछ टर्म लिखे अपने पास, जैसे पी यू क्यू, इसका हमें एटॉमिक नंबर बताना है, तो पी मतलब पेंट तो 5, यू मतलब अन तो 1, क्यू मतलब क्वाड, तो ये अपने पास हो जाएगा 4, तो 514 एटॉमिक नंबर इसका हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जिसका IUPAC सिंबल डिफाइंड है, उसके लिए आपको यूज़ नहीं करना है। जैसे कल को कोई बोले कि 006 इसका सिंबल क्या होगा, तो आप तो बता दोगे 0 मतलब क्या हुआ, 0 मतलब नील, तो NNH, तो ये गलत है, ये कार्बन है भाई, एटॉमिक नंबर 6 किसका है, कार्बन। तो इसको ध्यान रखना है हमें, जो जिनका सिंबल डिफाइंड है, कार्बन नाइट्रोजन, तो उसको तो वैसे यूज़ करना है, जिनका सिंबल डिफाइंड नहीं है तो उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है, ठीक ना, अब पीरियोडिक टेबल के बाद, यहाँ तक हमने बात की अभी तक पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के बाद नेक्स्ट बात करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ आपके सिलेबस में 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। 4 प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी, तो आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एटॉमिक रेडियस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन चारों को समझने के से पहले हमें समझना होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो क्योंकि ये चारों प्रॉपर्टीज़ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करती है, तो इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ये है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको Z इफेक्टिव से हम लोग डिनोट करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को समझने से पहले हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझ में आना चाहिए, Z इफेक्टिव, और इसको कैलकुलेट करने का तरीका भी हम लोग समझेंगे कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है क्या, इसको सबसे पहले समझ लें कि जैसे आपके पास कोई भी एटम है, तो एटम के सेंटर पे होता है न्यूक्लियस। इस एटम का एटॉमिक नंबर है Z, ये हो गया इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोल रहे हैं टेस्ट इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, ये तो हो गया इसका वैलेंस शेल। वैलेंस शेल के अंदर ये इनर शेल हो गया, ठीक है, ये इनर शेल है, ये अपना वैलेंस शेल है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोल रहे हैं टेस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब इस टेस्ट इलेक्ट्रॉन पे 2 टाइप के फोर्स होते हैं। एक तो ये जो प्रोटॉन्स है, जो पॉजिटिव चार्ज है, ये प्रोटॉन्स इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन पे एक तो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, F अट्रैक्शन। दूसरा ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे यहाँ पे जो इनर शेल है, तो इनर शेल में कुछ अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस तरह से, सेम शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ रिपेल करेंगे, तो इस पे एक दूसरा फोर्स है, इसको बोलेंगे फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो ये हो जाएगा आपका फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो इस टेस्ट इलेक्ट्रॉन पे, इसको मिटा रहा हूँ मैं, ये जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है इसको टेस्ट इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। इस टेस्ट इलेक्ट्रॉन पे 2 टाइप का फोर्स है, एक है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा है फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब मान लो अगर ये इनर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते,
तो इस इलेक्ट्रॉन पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस इलेक्ट्रॉन को ये लगता कि z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसको अपनी तरफ खींच रहे, तो ये इलेक्ट्रॉन z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का चार्ज फील करता। लेकिन क्योंकि इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और ये इसको बाहर की तरफ रिपेल कर रहे हैं, तो जो नेट अट्रैक्टिव फोर्स है वो कुछ कम हो जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को ये लगेगा कि z से कुछ कम प्रोटॉन्स हैं जो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये कुछ कम प्रोटॉन्स का चार्ज अपने पे फील करेगा। ऐसे केस में जितने प्रोटॉन का चार्ज ये अपने ऊपर एक्सपीरियंस कर रहा है, उन प्रोटॉन के चार्ज को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इसको मैं फिर से समराइज कर रहा हूँ। इस इलेक्ट्रॉन पे दो टाइप का फोर्स है। देयर आर, इसको लिख भी दे रहे हैं यहाँ पे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस ऑन द टेस्ट इलेक्ट्रॉन। एक है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये किसके कारण है, बाई न्यूक्लियस, और दूसरा है फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो बाई इनर इलेक्ट्रॉन्स। जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है तो बाई इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो इनर इलेक्ट्रॉन्स के कारण एक फोर्स ऑफ रिपल्शन है और जो न्यूक्लियस है इसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अच्छा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, द नेट चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, तो द नेट चार्ज ऑफ न्यूक्लियस experienced by the test electron is called as effective nuclear charge, is called as effective nuclear charge। अब थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली समझे तो ठीक है। यहाँ तक हमने देखा कि इस पे दो टाइप का फोर्स है, एक है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा है फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगर इनर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो इस पे सिर्फ और सिर्फ होता फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसको ये लगता है कि z नंबर ऑफ प्रोटॉन इसको अपनी तरफ खींच रहा है। ऐसे केस में ये z नंबर ऑफ प्रोटॉन का चार्ज फील करता, लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको बाहर की तरफ रिपेल कर रहे हैं तो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को ये लगेगा कि z से कुछ कम प्रोटॉन्स हैं जो इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो ये जितने प्रोटॉन का चार्ज फील करेगा जो कुछ कम प्रोटॉन का चार्ज जो ये फील कर रहा है उसको बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इसको मैथमेटिकली अगर समझे तो देखो, अगर इनर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो जो ये चार्ज फील करता, जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है वो z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का चार्ज फील करता, लेकिन क्योंकि ये इनर इलेक्ट्रॉन्स है और सेम शेल में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स है जो कि इसको बाहर की तरफ रिपेल कर रहे हैं, तो ये कुछ कम प्रोटॉन का चार्ज फील करेगा। तो z में से कुछ वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा। तो जो z इफेक्टिव है इसका एक फॉर्मूला हमारे पास बनता है, z इफेक्टिव इक्वल टू z माइनस सिग्मा। z आपको पता ही है, z जो है वो एटॉमिक नंबर है, यानी कितने प्रोटॉन्स हैं। सिग्मा जो है, इस सिग्मा को हम लोग बोलते हैं शील्डिंग कांस्टेंट। तो इसका नाम है शील्डिंग कांस्टेंट, या फिर इसको स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं स्लेटर्स कांस्टेंट। तीनों नाम इसी के हैं। तो स्लेटर कांस्टेंट। यहाँ से हमें एक चीज़ और पता चल रहा है कि z आपको बताएगा अबाउट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। z की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, ठीक। सिग्मा जो है, सिग्मा आपको बताता क्या है, सिग्मा बताता है अबाउट फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक। सिग्मा की वैल्यू जब बढ़ेगी तो सिग्मा की वैल्यू बढ़ने से z इफेक्टिव घटेगा, यानी कि सिग्मा की वैल्यू अगर बढ़ रही है इसका मतलब कि टेस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो बढ़ रहा है। फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ेगा तो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा, तो z इफेक्टिव भी घट जाएगा। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो z है, z आपको बताएगा अबाउट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड सिग्मा आपको बताएगा अबाउट फोर्स ऑफ रिपल्शन। इसका यूज़ भी करेंगे, तो इसको मैं फिर से यहाँ लिख रहा हूँ, इसको मिटा रहे हैं। जो z है यहाँ पे, तो z इंडिकेट्स फोर्स f अट्रैक्शन। तो z जो है ये आपको f अट्रैक्शन बताएगा, और जो सिग्मा है तो सिग्मा इंडिकेट्स f रिपल्शन। अच्छा,
अब नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ जेड इफेक्टिव। ठीक, जेड इफेक्टिव को कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो जेड तो अपने को पता ही है, सिग्मा को कैलकुलेट करने का एक रूल बताया गया। इस रूल को हम लोग बोलते हैं स्लेटर्स रूल। तो सिग्मा इज कैलकुलेटेड बाय स्लेटर्स रूल। तो सिग्मा कैन बी कैलकुलेटेड बाय स्लेटर्स रूल। सिग्मा को स्लेटर्स रूल से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, यहाँ से हमें एक चीज़ और दिख रहा है कि जेड इफेक्टिव अगर किसी इलेक्ट्रॉन पे हाई है तो इसका मतलब ये है कि उस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी हाई होगा, और जेड इफेक्टिव की वैल्यू अगर कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा, उल्टा भी ट्रू है। स्लेटर्स रूल की बात करें तो सिग्मा को हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो स्लेटर्स रूल में दो केसेस हैं। सबसे पहला है केस 1। तो केस 1 में इफ द टेस्ट इलेक्ट्रॉन इज इन s और p ऑर्बिटल, अगर टेस्ट इलेक्ट्रॉन जो है s या p ऑर्बिटल में है तो ऐसे केस में देखो, पहला जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। एक एग्जांपल साथ लेते चलेंगे तो थोड़ा ये क्लियर होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आयरन है, तो आयरन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जेड इफेक्टिव हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो आयरन जो है इसका एटॉमिक नंबर है 26। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा है, इसमें ऑर्बिटल्स का जो सीक्वेंस है ये एनर्जी वाइज है, इसको डिस्टेंस वाइज अरेंज करना है। तो जो सेकंड स्टेप है इसको आप लोग शॉर्ट नोट्स में लिखते हुए चलना। थोड़ा ये जो रूल्स है कि जो सेकंड रूल है वो ये है कि अरेंज द ऑर्बिटल्स या जो सबशेल्स हैं ऑर्बिटल्स हैं इन डिस्टेंस वाइज, अरेंज द ऑर्बिटल्स डिस्टेंस वाइज उसको अरेंज करना है, एनर्जी वाइज उसको अरेंज नहीं करना है। जैसे यहाँ पे जो अपने पास ऑर्बिटल्स हैं ये ऑहबा प्रिंसिपल से एनर्जी वाइज अरेंज है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। डिस्टेंस वाइज अरेंज करेंगे तो इसको इस तरह से लिखेंगे Fe26 1s2, मतलब डिस्टेंस वाइज मतलब क्या हुआ कि एक शेल को एक साथ लिखना है, जैसे 1s एक साथ, इसके बाद 2s2 2p6, तो 1s एक साथ हो गया, 2 एक साथ हो गया, 2 के बाद 3s2 3p6 3d6, थर्ड शेल एक साथ, थर्ड शेल के बाद यहाँ पे अपने पास 4s2, तो ये हो गया अपने पास 4s2, तो फोर्थ शेल एक साथ। तो ये इस तरह से इसको लिखना है। इसके बाद ग्रुपिंग करनी है। जो नेक्स्ट स्टेप है, तो नेक्स्ट स्टेप में अपने पास जो थर्ड स्टेप है इसमें, तो थर्ड स्टेप है ग्रुपिंग इज डन। इसमें आपको ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग का मतलब क्या हुआ कि सभी ऑर्बिटल्स को एक एक ब्रैकेट में हमें लिखना है, लेकिन s और p को एक साथ आपको लिखना है। ग्रुपिंग इज डन विद ब्रैकेट्स। तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे देखो, जैसे ये आपने डिस्टेंस अरेंज किया, इसके बाद 1s2, सभी को एक एक ब्रैकेट इस तरह से आपको बनाना है, लेकिन ये ध्यान रखना जहाँ जहाँ s और p एक साथ है तो s और p को एक साथ रखना है। जैसे यहाँ मुझे दिख रहा है s p एक साथ है, तो s और p को एक साथ रखना है, बाकी सबको अलग अलग ब्रैकेट बनाना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं कि इसमें s और p को एक साथ रखेंगे, बाकी सबको अलग अलग ब्रैकेट्स में बनाएंगे। अब यहाँ से नेक्स्ट रूल जो शुरू होता है वो ये है कि फॉर द इलेक्ट्रॉन, रूल नंबर 4, तो रूल नंबर 4 ये है कि फॉर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट द राइट साइड ऑफ द ब्रैकेट कंट्रीब्यूशन इन सिग्मा इज 0। तो फोर्थ पॉइंट पहले यहाँ लिख दें इसको कि फॉर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट द राइट
side of the bracket contribution in the value of sigma is 0। z इफेक्टिव कैलकुलेट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर z इफेक्टिव कैलकुलेट नहीं बता पाएंगे तो बाकी प्रॉपर्टीज़ भी हम लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसमें पॉइंट ये है कि जैसे मान लो अगर कोई बोले कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें से एक मान लो टेस्ट इलेक्ट्रॉन, तो इस पर हमें z इफेक्टिव निकालना है, तो सबसे पहले हमें निकालना होगा सिग्मा। तो इसके राइट साइड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैसे तो यहाँ कोई नहीं है, पर अगर कोई होता तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 0 हो जाएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन में पूछ ले कि 3s2 3p6, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन पे आप z इफेक्टिव निकालो, तो उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग टेस्ट इलेक्ट्रॉन मान लेंगे, और जब सिग्मा निकालेंगे तो इसके राइट साइड में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका सिग्मा में जो कंट्रीब्यूशन है वो 0 माना जाएगा। मतलब कि ये शील्ड नहीं करेंगे, शील्ड करेंगे इनर इलेक्ट्रॉन्स, जो इसके अंदर है वही इलेक्ट्रॉन शील्ड करेंगे, इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका शील्डिंग में कोई इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद जो 5th पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेम शेल। तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेम शेल हैव कंट्रीब्यूशन ऑफ, सेम शेल लिखे या nth शेल लिखे तो ज़्यादा सही हुआ, तो nth शेल हैव कंट्रीब्यूशन ऑफ 0.35 ईच। पहले मैं ये रूल लिख रहा हूँ, इसके बाद इस पे अप्लाई करके समझेंगे। पहले मैं रूल लिख दूँ एक बार। 5 के बाद 6 है, फॉर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1th शेल हैव कंट्रीब्यूशन ऑफ 0.85 each, rest electrons have contribution of 1.0 each, 1.0 each। ठीक, तो यहाँ पे हमने देखा जैसे जो आयरन है अपना, इसको मिटा रहे हैं, तो आयरन का आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखा था, फिर आपने ग्रुपिंग कर दिया। तो ग्रुपिंग किया तो इसमें अपने पास जैसे आयरन है 26, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2, इसमें हमने इस तरह से ग्रुपिंग किया। ग्रुपिंग करने के बाद क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट z इफेक्टिव, हमें z इफेक्टिव निकालना है ऑन द 4s इलेक्ट्रॉन। इस 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें से किसी भी इलेक्ट्रॉन पे हमें कोई एक इलेक्ट्रॉन को पकड़कर उस पर z इफेक्टिव निकालना है। तो z इफेक्टिव निकालने के लिए आपको पता है z इफेक्टिव इक्वल टू z माइनस सिग्मा होता है। सिग्मा को कैलकुलेट करने के लिए रूल्स हमें फॉलो करना है। तो इसमें इन दोनों में से एक हो जाएगा टेस्ट इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा में जो nth शेल है, nth शेल इसका हो गया 4th शेल, तो 4th शेल में एक तो हो गया टेस्ट इलेक्ट्रॉन, उसको छोड़कर एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास बच जाएगा। उस इलेक्ट्रॉन का जो कंट्रीब्यूशन है वो इसने बता रखा है रूल में कि ये अपने 0.35 होगा। तो इसमें अपने पास ये हो जाएगा 1 इंटू 0.35। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, nth शेल में एक हो जाएगा टेस्ट इलेक्ट्रॉन, टेस्ट इलेक्ट्रॉन को छोड़कर एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, उस एक इलेक्ट्रॉन का जो कंट्रीब्यूशन है वो 0.35। आवाज़ नहीं जा रही है? तो जो हमारे पास जो क्वेश्चन था, आयरन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे हमें z इफेक्टिव निकालना था। तो z इफेक्टिव निकालने के लिए सिग्मा निकालेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन मानना पड़ेगा। तो 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें एक हो जाएगा टेस्ट इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा इसका कंट्रीब्यूशन 0.35 होगा, जो कि रूल में हमने लिख रखा है। इसके बाद वे इलेक्ट्रॉन जो n-1th शेल में प्रेजेंट है, इनका कंट्रीब्यूशन 0.85 होगा। तो n-1 मतलब कि थर्ड शेल। तो ध्यान समझे इसको, जो थर्ड शेल है, थर्ड शेल में आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो 6 + 6 12 + 2 14। तो इन 14 इलेक्ट्रॉन्स का जो कंट्रीब्यूशन होगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 6 + 6 12 12 2 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा 0.85 ईच। इसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन बच गए, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स बच गए, इन सभी इलेक्ट्रॉन्स का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 1.0 ईच होगा।
यानी 100% कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। तो 6 2 8, 8 और 2 10, तो इन 10 इलेक्ट्रॉन्स का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो 1 होगा। इसको जब हम लोग जोड़ेंगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी ये 22.25 आती है, ठीक है, 22.25। जेड इफेक्टिव जो है आपको पता है, जेड इफेक्टिव का जो फॉर्मूला है वो होता है जेड माइनस सिग्मा। तो जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड, आयरन का एटॉमिक नंबर है 26 और सिग्मा की वैल्यू 22.25, तो ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी 3.75। तो 3.75 जो है वैल्यू होगी, ये वैल्यू हमने निकाली क्या। इसको अब थोड़ा समझ लें कि आयरन जो है, आयरन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4s2 है, इसमें एक आपने ले लिया टेस्ट इलेक्ट्रॉन, उस पर हमने जेड इफेक्टिव निकाला, तो जेड इफेक्टिव अपने पास कितना आया 3.75। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है ये 3.75 प्रोटॉन्स का चार्ज फील कर रहा है, 22.25 प्रोटॉन्स का चार्ज जो है वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। जैसे आयरन के इसको समझ ले एक बार, आयरन के न्यूक्लियस में टोटल 26 प्रोटॉन्स है। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें इन दो में से जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इन 26 प्रोटॉन्स का चार्ज फील नहीं कर रहा है, ये सिर्फ 3.75 प्रोटॉन का चार्ज फील कर रहा है। जो 22.25 प्रोटॉन्स हैं इनका चार्ज जो है वो शील्ड हो गया, इन इलेक्ट्रॉन्स ने उसको शील्ड कर दिया। सिर्फ और सिर्फ 3.75 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का चार्ज वहाँ तक पहुँच रहा है। इस तरह से किसी भी इलेक्ट्रॉन पे जो कि एस या पी में है हम जेड इफेक्टिव निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन से और समझेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जैसे मैंने आयरन लिया, इसी तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हम लोग निकल। तो एनआई पे जेड इफेक्टिव निकालेंगे। तो क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट जेड इफेक्टिव ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एनआई निकल। इस एग्जांपल को देख लें, ठीक ना। तो इसमें सबसे पहले आपको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2। इसको डिस्टेंस वाइज अरेंज कर दिया। डिस्टेंस वाइज अरेंज करने के बाद इसमें हमें ग्रुपिंग करना है। ग्रुपिंग में s और p एक साथ होगा, बाकी सब अलग अलग। जैसे एस पी जहाँ जहाँ दिखेगा वो एक साथ रखेंगे, बाकी सबको अलग अलग ग्रुप्स में हम यहाँ पे रखेंगे। इसके बाद हमें सिग्मा निकालना है। तो जब सिग्मा यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो सिग्मा आपको 4s पे निकालना है। यहाँ पे हमने सिग्मा भी यहाँ भी 4s पे ही निकाला है। तो सिग्मा जब आप 4s पे निकालोगे तो देखो 4s में दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इनमें से एक हो जाएगा टेस्ट इलेक्ट्रॉन, तो बचेगा एक इलेक्ट्रॉन, उसका कंट्रीब्यूशन होगा 0.35। n-1 शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या है, n-1 मतलब थर्ड शेल, n अपना 4, n-1 3, तो 8 और 6 14 और 2 16। इन 16 का जो कंट्रीब्यूशन है वो अपने पास होगा 0.85 ईच, यानी 0.85। इसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन बच गए, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स बच गए अपने पास, तो 6 2 8 8 2 10, इन 10 इलेक्ट्रॉन्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो हो जाएगा 1। इसको आप सम कर दो, ये सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। जेड इफेक्टिव जो होगा तो जेड इफेक्टिव इक्वल टू होता है जेड माइनस सिग्मा। तो यहाँ से अपने पास जेड 28 और सिग्मा की वैल्यू यहाँ से अपने पास मिलेगी। तो यहाँ से हम लोग जेड इफेक्टिव इसका कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करना होगा तो वो आप कर सकते हो। अच्छा, इसी के बाद ये तो हमने तब देखा जब आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन 4s में है। टेस्ट इलेक्ट्रॉन अगर 4s में है तो ये रूल लगाएंगे। मान लो अगर आपसे भी बोले कि जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है वो 3d ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो उसके लिए दूसरे रूल्स दिए गए। इफ द टेस्ट इलेक्ट्रॉन केस 2, यहाँ तक हमने बात किया केस 1 का, नेक्स्ट है केस 2। इफ द टेस्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन d और f ऑर्बिटल, अगर टेस्ट इलेक्ट्रॉन d या f ऑर्बिटल में है तो ऐसे केस में रूल 1 2 3 तो सेम है। पहला है राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो बिल्कुल सेम। दूसरा है ग्रुपिंग इज डन, तो ग्रुपिंग भी करेंगे। रूल जो डिफरेंट है वो कहाँ से डिफरेंट होगा, तो डिफरेंट रूल स्टार्ट होता है थर्ड नंबर से। तो थर्ड नंबर में जो रूल है, फॉर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द
सेम ब्रैकेट। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ शेल की बात नहीं की है, यहाँ हमने बात की है ब्रैकेट्स की। तो सेम ब्रैकेट कंट्रीब्यूशन इन सिग्मा इज 0.35 ईच, और लास्ट पॉइंट है इसमें रेस्ट ऑल इलेक्ट्रॉन्स, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैव कंट्रीब्यूशन ऑफ 1.0 ईच। जितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे उनका कंट्रीब्यूशन 1.0 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कैलकुलेट Z इफेक्टिव। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट Z इफेक्टिव ऑन 3D इलेक्ट्रॉन्स इन आयरन। आयरन में जो 3D इलेक्ट्रॉन्स है इस पे Z इफेक्टिव हमें निकालना है। तो देखो सबसे पहला जो पहले 3 रूल तो सेम ही है, 2 रूल। तो इसमें सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2 सॉरी 3d6 4s2। तो ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद इसमें हम लोग ग्रुपिंग करेंगे। तो ग्रुपिंग में s और p को एक साथ, बाकी सबको अलग अलग। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि 3D इलेक्ट्रॉन जो है इस पे Z इफेक्टिव हमें निकालना है। तो इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें से एक हो जाएगा टेस्ट इलेक्ट्रॉन। तो जो सिग्मा है, तो सिग्मा एक हो गया टेस्ट इलेक्ट्रॉन, बचे कितने 5। तो इन 5 का जो कंट्रीब्यूशन है ये हो जाएगा 0.35। अच्छा, इसके जो राइट साइड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका कंट्रीब्यूशन होगा 0। इसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन बच गए, टोटल कितने बच गए, तो 6 2 8 14 16 2 18। इन 18 इलेक्ट्रॉन्स का जो कंट्रीब्यूशन है ये 1.0 ईच। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 18, ये आपका 19.75, इसकी वैल्यू आएगी 19.75। अच्छा, Z इफेक्टिव जो है ये अपना होता है Z माइनस सिग्मा। Z की वैल्यू 26 माइनस 19.75, तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी 6.25। तो यहाँ से हमें Z इफेक्टिव मिल रहा है 6.25। अच्छा, इसके बाद जो है ये नेक्स्ट क्लास में अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।